तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल विन स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर 9 पढ़ाने जाएंगे। चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। सबसे पहले है बल, फोर्स। यदि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन होती है तो यह परिवर्तन गति कहलाती है। अगर जो है कोई भी वस्तु एक समय पर स्थिर है और थोड़े समय के बाद वो दूसरी जगह पर आ जाती है तो उसको कहा जाता है स्थिति परिवर्तन, उसे गति कहा जाता है। उसी जगह पर किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए अथवा किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जिस बाहरी प्रभाव मतलब ताकत या शक्ति की आवश्यकता होती है उसे बल कहते हैं। अब ये कोई वस्तु यहाँ पर है, स्थिर है, हाँ। अब हम इसमें बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे गतिशील बनाने के लिए, वो गतिमान हो जाएगा। तो जो बाहरी ताकत लगाया जा रहा है, बाहरी प्रभाव है, उसी को बल कहते हैं। अब कोई वस्तु गतिमान है, अपनी गति से चल रही है, उसको रोकने के लिए हमने जो ताकत लगाई है, जो बाहरी प्रभाव डाला है, उसे बल कहते हैं। ये हो गया। उदाहरण के लिए किसी स्थिर वस्तु को गतिमान करने के लिए हम उस पर बल लगाते हैं तथा किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए भी हम वस्तु पर बल का प्रयोग करते हैं। साधारणतः बल बाह्य कारक है, मतलब बाहरी प्रभाव है, जिसको हम लगाते हैं तो स्थिर वस्तु गतिमान हो जाती है, गतिमान वस्तु रुक जाती है। जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है या गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है। जरूरी नहीं है कि हम बल लगा रहे हैं तो वो गतिमान हो जाए। अब कोई बाहरी वाहन है, एक आदमी कितना भी ताकत लगाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन प्रयास किया जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि बल सदैव वस्तु को गति प्रदान कर सके। वही बात है बच्चों। जैसे सड़क पर खड़े किसी भारी वाहन को हाथ से धकेल कर उसमें गति प्रदान करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि कई व्यक्ति एक साथ मिलकर उस भारी वाहन पर अधिक बल न लगाए। जब बहुत लोग जो होते, कई व्यक्ति खूब ताकत लगाते हैं, तब भारी वाहन आगे बढ़ सकता है। उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों, बल और गति में परस्पर गहरा संबंध है। इन बातों से ये सिद्ध होता है कि गति और बल में बहुत गहरा संबंध है। अर्थात अब मतलब एक शब्दों में, परिभाषा में कहा जा रहा है, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। अब रबर बैंड है, अब हम उसमें खिंचाव करेंगे तो वो फैलेगा, फिर छोड़ देंगे अपने स्थान में आ जाएगा। अब हम इरेज़र लेते हैं, उसको हम खींचते हैं थोड़ा सा तो फैल जाता है, फिर छोड़ देते हैं तो वो मतलब इस तरीके से बल लगाते हैं तो बल खिंचाव भी है, धक्का भी है। तो इस मतलब अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। इसमें वस्तु की गति ला सकने की क्षमता भी होती है। बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार, आकृति भी बदली जा सकती है। खींच देते हैं रबर बैंड को तो उसका आकार बदल जाता है। स्प्रिंग को हम खींच देते हैं तो आकार बदल जाता है। जब हम छोड़ देते हैं तो वो फिर पूरा अवस्था में आ जाता है। हाँ, तो ज़्यादा जब बल लगाते हैं तो आकार बदल जाता है। फुटबॉल है, उसको हम खूब दबा देते हैं तो उसका आकार बदल सकता है। बल मतलब इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। सूत्र क्या होता है बल का बच्चों? F बराबर ma। यहाँ पर F जो होता है फोर्स है, बल है, m जो है द्रव्यमान है, a है त्वरण है, मात्रक क्या है? न्यूटन है। फोर्स का मात्रक क्या है? न्यूटन। n से डिनोट करते हैं, अथवा kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। हाँ,
जब त्वरण है तो त्वरण सदिश है, जब त्वरण सदिश है तो इसका मतलब बल भी सदिश है। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तो वो सदिश राशि होता है, अतः यह सदिश राशि है। ए क्या है? त्वरण है। इसका मात्रक क्या है? m/s²। m क्या है? द्रव्यमान है, ये kg से डिनोट होता है। बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। F बराबर m में द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही बल होता है। अब आते हैं बल का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। हाँ, पहला है बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकती है। कोई भी वस्तु एक जगह रखी हुई है, टेबल पर कोई बुक रखी हुई है, वो स्थिर है, वो जब तक गति नहीं करेगा जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगाए, हम उसको खिसकाएंगे नहीं तब तक वो उसी जगह पर रहेगा। तो इस तरीके से स्थिर वस्तु को गतिशील बनाया जा सकता है बल द्वारा। जैसे कोई खिलाड़ी फुटबॉल को पैर से मारकर फुटबॉल को उछाल देता है। अब फुटबॉल है, अब कोई खिलाड़ी आ रहा है, उसको पैर से किक मार देता है, वो दिशा बदल जाती है, गति उसमें उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकती है अथवा स्थिर कर सकती है। अब चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती। जब गाड़ी चल रही है और हम उसमें ब्रेक लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो गाड़ी रुक जाती है। तीसरा है बल गतिशील वस्तु की दिशा भी बदल सकती है। जैसे पहला बॉलर के गेंद फेंकने पर बल्लेबाज जो है अपने बल्ले से गेंद को मारकर उसकी दिशा को बदल देता है। अब खेल के मैदान में है, बॉलर जो गेंदबाज है, गेंद फेंकी तो बल्लेबाज जो है अपने बैट से बच्चों वो उस गेंद को मतलब दूसरी ओर फेंक देता है, उसकी दिशा को बदल देता है। कभी कभी तो बॉल बाउंड्री के बाहर भी जा सकती है। इसी तरह है साइकिल की हैंडल से उसकी दिशा को बदल सकते हैं। कोई साइकिल चला रहा है, हैंडल मोड़ दिया, उसकी दिशा बदल जाती है। इस तरीके से गति की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बल के प्रकार पर। काइंड्स ऑफ फोर्स। बल के प्रकार, कितने प्रकार के बल होते हैं? पहला घर्षण बल है, दूसरा है अभिकेंद्रीय बल है, तीसरा है अपकेंद्रीय बल है, चौथा है चुंबकीय बल है, पांचवा है गुरुत्वाकर्षण बल है। अब घर्षण बल पहले नंबर पर है। अब ये क्या होता है बच्चों? यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब जैसे कोई बच्चा चल रहा है, चिकना फर्श है, खुरदुरा है, चिकना है, जो भी है, वो एक कदम जब आगे बढ़ाता है तो दूसरा जो पैर होता है वो पीछे की ओर खिसकता है, विपरीत दिशा में खिसकता है, तो उसमें घर्षण होता है। मतलब दो चीज़ों की जो सतह होती है उसमें रगड़ होता है, आपस में रगड़ होता है तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। ये चीज़ है। सड़क और कार के टायर के बीच में जो है घर्षण बल होता है। आगे चलती है और जो है उसमें जो धरती पर, सड़क पर रगड़ आती है तो वो घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। हाँ, इस तरीके से होता है। अब दूसरा है अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है जो उससे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब हम मतलब नचाते हैं किसी चीज़ को तो वो एक केंद्र बिंदु होता है ये। हाँ, तो ये जो है इस पर जो है केंद्र पर बल लगता है, वो नाचता रहता है। जब द्वितीय पथ होता है ना तो केंद्र पर बल लगता है, वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। उदाहरण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर गति करती है तो केंद्र पर बल लगता है, सूर्य पर बल लगता है। अब आता है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की विपरीत दिशा में बाहर की ओर एक बल लगता है जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अब ये है
पॉइंट है, कील है। अब इस पर जो है चक्कर लगा रहा है। तो अब जो है एक बल जो होता है बाहर की ओर विपरीत दिशा में गति करता है, बाहर की ओर गति करता है, तो इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। बाहर की ओर लगता है, विपरीत दिशा में जब बल लगने लगता है, बाहर की ओर लगता है, तो वो अपकेंद्रीय बल होता है। जब केंद्र की ओर बल लगता है तो वो अभिकेंद्रीय बल हो जाता है। केंद्र से जब बाहर की ओर बल लगता है तो वस्तु जो है गति करने लगती है बाहर की, अगर उसको छोड़ दो तो वो बाहर की ओर चली जाती है। अब आते हैं चुंबकीय बल। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु या लौह धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहते हैं। ये दोनों चुंबक है, आपस में एक दूसरे पर बल लगता है, चिपक जाते हैं। कभी कभी जो है लौह धातु होता है तो चुंबक होता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते, तो वो चुंबकीय बल कहलाता है। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब कोई भी वस्तु रखी होती है ना, तो पृथ्वी जो है उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब ऊपर से, उदाहरण के लिए, ऊपर से पृथ्वी की तरफ आती हुई गेंद या वस्तु, तो होता है दो पिंडों के बीच जो लगता है तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कहलाता है। वो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो वही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। अब वैसे तो होता है कि बल इतने प्रकार के होते हैं। घर्षण बल है, अभी केंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है, चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो एक मुख्यतः जो होता है दो प्रकार के होते हैं बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल को बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, दूसरा असंतुलित बल, उनको इंग्लिश में अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अब इसमें ये क्या बात है, चलिए इसको इस बारे में जानते हैं। संतुलित बल जिसमें परिणामी बल शून्य हो। अब क्या होता है कि रस्सी है, तीन लोग एक तरफ से खींचते हैं तो तीन लोग दूसरी तरफ से भी खींचते हैं, तो रस्सी जो है खींचती नहीं है, वो ज्यों की त्यों रहती है। अब ऐसे, अब वही जो होता है, एक ये मतलब 10 किलोग्राम का है ये वस्तु है, इस पर जो है इधर से फोर्स डाला जा रहा है तो इधर से भी उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में डाला जा रहा है, तो ये स्थिर रहेगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो का त्यों रहेगा, तो इसको कहते हैं संतुलित बल। हाँ, अब ये जो है 300 न्यूटन का फोर्स डाला गया इधर से, तो विपरीत दिशा में भी जो है 300 न्यूटन का बल डाला जा रहा है, तो एक इसको हम F1 कहेंगे, तो इसको माइनस में, क्योंकि विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है बल, तो ये -F2 होगा। तो ये वस्तु ज्यों की त्यों रहेगी, वो खिसकेगी नहीं, क्योंकि बराबर से बल लग रहा है विपरीत दिशा में। जैसे ये रस्सी है तो यहाँ पर दो लोग हैं, खींच रहे हैं, तो दो लोग इधर से भी खींच रहे हैं, तो रस्सी ज्यों की त्यों रहेगी। तो इसमें होता है परिणामी बल शून्य है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं खिंचाएगा, क्योंकि बराबर से फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है विपरीत दिशा में। किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रस्सी को दोनों तरफ से बराबर व्यक्तियों द्वारा खींचा जाता है तो दोनों तरफ से बराबर बल लगता है, लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। इसमें रस्सी ज्यों की त्यों रहती है, इसमें संतुलित बल लगता है। अब आते हैं असंतुलित बल, जिसमें परिणामी बल शून्य ना हो। इसका ध्यान रहे, परिणामी बल शून्य ना हो। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। हाँ, परिणामी बल शून्य नहीं है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। अब जैसे ये है 10 kg मास का ये वस्तु है, इधर से 2 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से केवल 1 न्यूटन का बल लग रहा है। तो क्या होगा
कि यहाँ कम लग रहा है, इधर से ज़्यादा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा इधर से लग रहा है तो ये वस्तु खिसकेगी ज़रूर। इसी तरह रस्सी वाला है, जब एक तरफ से 4 लोग खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से 2 व्यक्ति खींच रहे हैं, जाहिर सी बात है जिधर ज़्यादा बल लगेगा उधर की तरफ रस्सी चली जाएगी और जो कम वाले व्यक्ति हैं वो गिर जाएंगे। तो यही चीज़ है, किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल या गति की दिशा में परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है जिधर ज़्यादा बल लगेगा वो खिसक जाएगी, गति होगी, दिशा में बदलाव भी होगा। तो अब आते हैं, त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अब त्वरण उत्पन्न करना है, त्वरण का मतलब क्या होता है कि वेग में परिवर्तन। अब हम वेग में, जब उसमें वेग होगा तभी परिवर्तन भी होगा, तो त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती। जब तक ये नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि गति नहीं होगी तो गतिशील वस्तु को स्थिर बना देती है। अब आते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर। तो संतुलित बल में ये मेन चीज़ है, परिणामी बल शून्य होता है और असंतुलित बल में परिणामी बल शून्य नहीं होता है। दूसरा है, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि बराबर से बल लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इसमें जो है वस्तु की दिशा बदल जाती। क्यों बदल जाती? क्योंकि एक तरफ से ज़्यादा बल लग रहा है, दूसरी तरफ से कम बल लग रहा है, जिधर ज़्यादा बल लगेगा उधर की ओर खिंच जाएगा। तीसरा है, ये बल वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकती। अब हम इधर से भी दबा रहे हैं, इधर से भी दबा रहे हैं, तो वो उसका शेप तो बदल जाएगा। ये बल है, वस्तु की आकृति व आकार में परिवर्तन नहीं कर सकती, जिधर ज़्यादा होगा वो उधर की तरफ झुक जाएगा, बात खत्म। अब आते हैं, 2 सवाल है। 10 kg का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है। एक क्वेश्चन है। हाँ, 10 kg का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है। अब पिंड पर कार्य परिणामी बल कितना होगा? तो m कितना है? 10 kg है। हाँ, और त्वरण कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma, बल बराबर मास इंटू त्वरण। तो अब हमें बल निकालना है, तो 10 है और 10 की मास कितना है? 10 kg है और त्वरण कितना है? 20 मीटर प्रति स्क्वायर है। दोनों में गुणा कर दिया गया, मल्टीप्लाई हो गया, 200 kg m बटा s स्क्वायर या न्यूटन। या तो हम ऐसे लिखे लंबा सा, या तो शॉर्ट में न्यूटन लिखे। अब ये न्यूटन मतलब किस आधार पर बना है, क्यों लिखा जाता है? बल को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने बताया था। बल के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने बताया था, इसलिए इन्होंने अपने नाम पर ही बल का मात्रक लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसी पर ही न्यूटन बना है। दूसरा सवाल ये है, किसी पिंड का द्रव्यमान 10 kg है और उस पर जो है 25 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा? अब 10 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु है, पिंड है, अब उस पर जो है 25 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा? तो फॉर्मूला क्या है? F = ma। तो m है द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है बच्चों? 10 kg है। त्वरण हमको ज्ञात करना है, उत्पन्न त्वरण हमें ज्ञात करना है, तो कैसे होगा? तो फोर्स कितना है? 25 न्यूटन है, = 10 kg इंटू a। पॉइंट का मतलब है इंटू, मल्टीप्लाई। तो अब क्या होगा, इसको हम इधर कर देते हैं, नीचे कर देंगे, जब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा? ये 2, ये 5, तो क्या होगा त्वरण? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे आया? ये न्यूटन
न्यूटन को केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। इधर भी केजी है, इधर भी केजी है, इसको हमने क्रॉस काट दिया तो m/s स्क्वायर होगा। तो त्वरण कितना है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इनका आंसर है। आई होप बच्चों इतना तो अच्छे से समझ में आ गया है। अब शेष बातें अगली वीडियो में। बच्चों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।